कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सफल कूटनीतिक और रणनीतिक क्षमताओं के जरिए आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़े इवेंट G20 का सफलतापूर्वक आयोजन भी किया, अध्यक्षता भी किया और संपन्न भी कराया। और नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 सालों में भारत हित के लिए जितने बड़े बड़े फैसले किए, जितने बड़े बड़े काम किए हैं, उन सभी कामों से कहीं न कहीं वैश्विक स्तर पे भारत का एक अलग नया पहचान बना है। आज पूरा विश्व भारत के क्षमताओं का लोहा मान रहा है। और जिस तरीके से G20 का आयोजन किया है, इसने तो भारत के शक्तियों में और 4 चांद लगा दिया। इस तरीके से अभी चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया इसरो ने, और उसके बाद G20 का इतना बड़ा विशाल आयोजन और आजाद भारत का पहला ऐसा मेगा इवेंट था। इन सब चीजों से वैश्विक स्तर पे भारत का एक अलग पहचान बना है। आज भारत के क्षमताओं को पूरा दुनिया लोहा मानता है और सभी ने कहा है आज G20 की वजह से विश्व का आप जितने भी बड़े बड़े अखबार हैं, उन सभी अखबारों के हेडिंग को पढ़िए, देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि भारत ने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल किया है। और इसके लिए एक भारतीयों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करना चाहिए। अब हम आते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस G20 के माध्यम से भारत द्रोहियों को, भारत के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। और सिर्फ जवाब ही नहीं दिया है, उनके बर्बादी का लकीर खींच दिया है। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 सालों में, चाहे वो भारत के अंदर का भारत द्रोही हो या भारत का बाहरी दुश्मन, और खास करके तो हमारे 2 पड़ोसी हैं, इन दोनों को उनकी औकात दिखा दिया है और उनकी बर्बादी तय कर दी। भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी, और भारत के बाहर जो पड़ोसी देश है चीन, उसका राष्ट्रपति शी जिनपिंग, और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चाहे जो भी रहा हो, नवाज शरीफ से लेके इमरान खान, शहबाज शरीफ या अभी जो भी है, इन सभी लोगों का एक ही सबसे बड़ा भूल रहा है कि इन सब लोगों ने 2014 के बाद के बदलते हुए भारत को पहचान नहीं पाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं पहचान पाया। और जिसका परिणाम यह है कि आज के समय में ये तीनों लोग, चाहे देश के भीतर कांग्रेस पार्टी हो या उसका नेता राहुल गांधी हो, या देश के बाहर चीन हो या उसका नेता शी जिनपिंग हो, या पाकिस्तान हो या उसका नेता इमरान खान से लेके तमाम वो नेता हो, सब के सब अपने बर्बादी के कगार पे खड़े हैं। और पाकिस्तान और चीन का तो हालात ऐसा है कि वो लोग उनका बर्बादी शुरू हो चुका है। और G20 के माध्यम से भारत ने जिस तरीके का फैसला लिया है, ऐसे तो इस बैठक में जितने भी फैसले हैं, सारे के सारे महत्वपूर्ण है भारत के भविष्य के लिहाज से। और सिर्फ भारत के भविष्य के ही नहीं, पूरी दुनिया के भविष्य के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इस पूरे G20 के आयोजनों में जो सबसे बड़ा मुद्दा मेरे लिए रहा, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पूरे टीम को बधाई देना चाहूंगा, वह है चीन की बर्बादी के लिए तैयार किए जाने वाला भारत मिडिल ईस्ट यूरोपीय आर्थिक कॉरिडोर। यह ऐसा परियोजना है जो परियोजना चीन को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। और जब चीन बर्बाद हो जाएगा तो फिर पाकिस्तान बचता ही कहां है। पाकिस्तान तो ऐसे भी बर्बाद हो चुका है। पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का ऐसा हालात कर दिया है कि आज वैश्विक स्तर पे पाकिस्तान का हालात वैसा ही है जिस तरीके से बड़े बड़े शहरों में गली में घूमने वाले कुत्तों का होता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के मीटिंग में जिस भारत मिडिल ईस्ट यूरोपीय आर्थिक कॉरिडोर बनाने का जो घोषणा किया, यह घोषणा सच में चीन के लिए सबसे बड़ा परेशानी का सबब। और इस घोषणा से सिर्फ चीन ही परेशान नहीं है, इस घोषणा से एक और व्यक्ति परेशान है, वो है कांग्रेस पार्टी का नेता राहुल गांधी। दरअसल राहुल गांधी को समझ में ही नहीं आया कि वह विदेश में बैठकर चीनी भजन गाते रह गया, चीन के BRI परियोजना का प्रचार प्रसार करता रह गया, और इधर नरेंद्र मोदी ने चीन की बर्बादी के लिए, उस BRI परियोजना को ध्वस्त करने के लिए भारत मिडिल ईस्ट यूरोपीय आर्थिक कॉरिडोर का घोषणा कर दी। दरअसल राहुल गांधी इस समय, जिस समय भारत में G20 का मीटिंग चल रहा था, इतने बड़े आयोजन का संचालन कर रहा था भारत,
उसी समय राहुल गांधी यूरोपीय दौरे पे है और उस दौरे के दौरान उसने चीन के उस परियोजना का तारीफ किया है, उस परियोजना को इस तरीके से प्रसारित किया है विदेशी धरती पर बैठ के पूरे वैश्विक स्तर पे, जैसे कि उससे अच्छा परियोजना दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि चीन का जो BRI परियोजना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, यह दुनिया के सामने एक विकल्प है, वो विकल्प हम यानी भारत देने में सक्षम नहीं है। अब राहुल गांधी को भला कौन समझाए कि BRI एक ऐसा परियोजना है जिस परियोजना से धीरे धीरे हर एक देश बाहर आते जा रहा है। खुद राहुल गांधी का जहां ननिहाल है इटली में, उस इटली की विदेश मंत्री ने 2 महीना पहले ही, शायद 2 या 1 महीना पहले ही यह ऐलान किया है कि इटली बहुत जल्द ही चाइना के BRI परियोजना से बाहर हो जाएगा, क्योंकि इटली को समझ में आ गया है कि जो चाइना का BRI परियोजना है यह पूरी तरह से एक फेल परियोजना है और छोटे छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाने का परियोजना है। जिस तरीके से चीन अपने विस्तारवादी नीति के ऊपर काम करते हुए दुनिया के छोटे छोटे देशों को अपने इस BRI परियोजना के नाम पर कर्ज देकर उसको कर्ज के जंजाल में फंसाया है, आज पूरा दुनिया देख रहा है और समझ रहा है। सिर्फ राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के छोड़कर पूरे दुनिया को समझ में आ रहा है कि चीन का BRI परियोजना क्या है। लेकिन राहुल गांधी उस BRI परियोजना का तारीफ कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी के तारीफ करने के दौरान ही नरेंद्र मोदी जी ने इस आर्थिक कॉरिडोर का घोषणा करके चीन सहित कांग्रेस पार्टी के अंदर भी भूचाल ला दिया है। अब राहुल गांधी को भी समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान का विरोध करे और किस तरीके से चीन के पक्ष में कोई बयान दे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 बैठक के दौरान भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाने का ऐलान किया और यह अपने तरह का पहला आर्थिक गलियारा होगा जिसमें भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका शामिल है। और इन सभी देशों ने MOU भी साइन कर दिया है और अगले 60 दिनों में इसके लेकर कार्यक्रम का रूपरेखा भी तैयार हो जाएगा। यह जो परियोजना है जिससे सीधे सीधे चीन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। चीन का BRI परियोजना पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा इसके। और जिस तरीके का हालात अभी चीन का है, राहुल गांधी चाहे कितना भी प्रचार कर ले, पर पूरी दुनिया को चीन का हकीकत इस समय मालूम है कि चीन का हालात इस समय क्या है, किस तरीके से चीन हर एक मोर्चों पे पूरी तरह से घिरा हुआ है। भारत G20 समिट भारत के लिए ऐतिहासिक हो गया। इस समिट के जरिए भारत ने रूस से अपने पुराने रिश्ते बनाकर रखे तो पड़ोसी देश चीन को कूटनीतिक तौर पे आईना दिखाने में भी कसर नहीं छोड़ा। चीन BRI प्रोजेक्ट के जरिए सड़क बनाते रह गया और भारत ने रेल और जहाज से यूरोप तक पहुंचने का खांचा खींच दिया। शनिवार को शिखर सम्मेलन के पहले दिन भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC का ऐलान कर दिया गया है। यह कॉरिडोर कई महीने में अहम माना जा रहा है। इस गलियारे में कई देशों को शामिल किया गया। यह प्रोजेक्ट पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट नाम की पहला हिस्सा है। यह प्रोजेक्ट पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट नाम की पहल का हिस्सा है। शनिवार को नई दिल्ली में भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ के नेताओं ने संयुक्त रूप से एक समझौता ज्ञापन MOU पर साइन किया और इस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डील की घोषणा की। जानकारों का कहना है कि यह कॉरिडोर सीधे तौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को चुनौती देगा। इसके साथ ही आर्थिक गलियारों की मदद से एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ा जाएगा और व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क को स्थापित किया जाएगा। इस कॉरिडोर की मदद से अतिरिक्त एशियाई देशों को आकर्षित करने की कोशिश रहेगी। इससे क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, फूड सिक्योरिटी और सप्लाई चेन को बढ़ावा मिलेगा।
एमओयू के अनुसार IMEC में 2 अलग अलग गलियारे शामिल होंगे। पूर्वी गलियारा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा और उत्तरी गलियारा अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। इसमें एक रेलवे नेटवर्क की सुविधा होगी जो मौजूदा समुद्री और सड़क परिवहन मार्गों के रूप में विश्वसनीय और लागत प्रभावी क्रॉस बॉर्डर शिप टू रेल ट्रांजिट सुविधा देने के लिए डिजाइन किया गया है। मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट से होकर गुजरने वाले इस रेलवे मार्ग में बिजली के केबल और क्लीन हाइड्रोजन पाइपलाइन बिछाने की योजनाएं भी शामिल है। अगले 60 दिनों में तैयार हो जाएगा इसका कार्य योजना। व्हाइट हाउस की रिपोर्ट में कहा गया कि रेल सौदा भारत से UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल के माध्यम से यूरोप तक शिपिंग और रेल लाइनों को जोड़ेगा। अब प्रोजेक्ट में शामिल देश अगले 60 दिन में कॉरिडोर को लेकर एक कार्य योजना तैयार करेंगे। इसमें ट्रांजिट रूट्स, कोऑर्डिनेशन, बॉडी और टेक्निकल पहलुओं पर ज्यादा जानकारी के लिए चर्चा की जाएगी। भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक इसमें शामिल सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हुए परामर्शात्मक, पारदर्शी और भागीदारी पूर्ण कनेक्टिविटी पहल की महत्व पर जोर दिया जाएगा। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट PGII में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने कहा, भारत मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक गलियारे ऐतिहासिक है। यह अब तक का सबसे सीधा कनेक्शन होगा जो व्यापार को तेज करेगा। यह आर्थिक गलियारा भारत और यूरोप के बीच व्यापार को 40% तेज कर देगा। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को महाद्वीपों और सभ्यताओं के बीच हरित और डिजिटल पुल के रूप में बताया। उन्होंने कहा कि इसमें बिजली और डेटा संचारित करने के लिए केबल शामिल है। तो जिस BRI परियोजना का प्रचार प्रसार राहुल गांधी करने गए थे यूरोपीय दौरा पे, जिस चीन का प्रचार प्रसार वो कर रहे हैं, उसी चीन के लिए और उसी BRI परियोजना को ध्वस्त करने के लिए भारत सरकार और नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा प्लान तैयार कर दिया कि इससे चीन और राहुल गांधी दोनों ही सदमे में हैं। और पाकिस्तान का हालात तो ऐसा है कि G20 के आयोजन को देखकर पाकिस्तान की जनता अब पाकिस्तान के सरकार को जूते मार रहा है। वहां की जनता खुले तौर पे कह रहा है कि आज भारत से हमारी मुकाबला ही नहीं है कहीं से कहीं तक। भारत कहां चांद पे चला गया और हम आज भी जमीन पे भीख मांग रहे हैं। 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने चीन और पाकिस्तान को ऐसी दुर्गति में पहुंचा दिया है जिसका किसी ने कल्पना नहीं किया था। आज पाकिस्तान का हालात देख लीजिए, 2014 से पहले के पाकिस्तान को देखिए और 2014 के बाद के पाकिस्तान को देखिएगा तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि आज नरेंद्र मोदी के विरोध में चीन, पाकिस्तान के साथ ही साथ भारत के अंदर भारत विरोधी और सनातन विरोधी लोग क्यों खड़े हैं। 2014 से पहले इन सभी लोगों का संयुक्त रूप से एक एजेंडा था, जिस एजेंडे के माध्यम से ये सभी लोग भारत के हित को आग पर रख के अपना अपना पेट पाल रहे थे। भारत के आत्मसम्मान को बेचकर ये लोग अपना परिवार और पार्टी चला रहे थे। आज ये सभी लोग बड़े परेशान हैं। भारत के अंदर वो कांग्रेसी परेशान हैं, जो कांग्रेसी 2015 में पाकिस्तान से मदद मांगने गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने में मेरा मदद करो, क्योंकि हम दोनों का दुश्मन मोदी है। आज उस मोदी की वजह से जितनी बदतर स्थिति में कांग्रेस पार्टी है, उतने ही बदतर स्थिति में चीन और पाकिस्तान दोनों हैं। आज इन तीनों के स्थिति का आकलन किया जाए तो समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 साल में इन सभी भारत द्रोहियों का क्या हाल किया। जो पाकिस्तान 2014 से पहले कश्मीर में भारत के खिलाफ प्रतिदिन प्रोटेस्ट करवाता था, प्रतिदिन धरना प्रदर्शन हड़ताल करवाता था, आज का भारत वही सब घटना खुद पाकिस्तान में हो रहा है। जो पाकिस्तान 250 ग्राम के परमाणु बम का धमकी दिया करता था, आज वो पाकिस्तान खुद कह रहा है कि हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है, लेकिन हमें G20 में नहीं बुलाया और एक बांग्लादेश को बुला लिया। तो नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 साल में
चीन पाकिस्तान के साथ साथ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को भी उसका औकात दिखाया है और इस देश का जनता पूरी तरह से अभी भी नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है और जब तक नरेंद्र मोदी रहेगा तब तक उसके साथ खड़ा रहेगा। कुछ एजेंडाधारी लोग जरूर विरोध में हैं, कुछ चाइनीज दलाल, चाहे वो यूट्यूबर हो या मीडिया में बैठे हुए हो, वो जरूर परेशान हैं, लेकिन भारत का जो आम जनता है वह जब नरेंद्र मोदी के काम को देखता है, भारत के आत्मसम्मान को देखता है, तो उनको लगता है कि नहीं, हमें नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहना चाहिए। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का सारा मेहनत बेकार चला गया, बर्बाद हो गया। अब शायद ऐसा न हो कि BRI परियोजना के फेल होने से जो 2008 में कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में जो समझौता हुआ था वह समझौता टूट जाए और जो सीडी, जो राज राहुल गांधी के कुकर्मों का चीन के पास है, वह कुकर्म चीन बाहर ला दे, लोगों के सामने ला दे। हो सकता है ऐसा, क्योंकि जितना बड़ा झटका नरेंद्र मोदी ने चीन को दिया है, शायद ही चीन इस झटके को बर्दाश्त कर पाएगा। चीन के विस्तारवादी सोच के खिलाफ अब तक का ये सबसे बड़ा प्रहार है भारत की तरफ से। और अगर भारत सहित जितने भी देशों ने इसमें शामिल हुआ है, भारत मिडिल ईस्ट यूरोपीय आर्थिक कॉरिडोर में अगर इसको सफलतापूर्वक जमीन पे उतार दिया गया तो समझ जाइए 100% चीन की बर्बादी तय है। और चीन का बर्बाद होने से सिर्फ अकेला चीन बर्बाद नहीं होगा, चीन के बर्बादी के साथ ही भारत में कांग्रेस पार्टी और जितने भी खैराती मीडिया और यूट्यूबर चाइनीज दलाल घूम रहे हैं, पाकिस्तान प्रेमी घूम रहे हैं, वो सब के सब बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि इस सब का गर्भनाल उसी चीन से जुड़ा हुआ है। और जब चीन ही खत्म हो जाएगा तो ये सब कैसे जिएंगे, इनको सांस कहां से मिलेगा। तो नरेंद्र मोदी ने एक चीन को निशाना बनाकर उनके कई पालतू संस्था और लोगों के ऊपर वज्र प्रहार किया है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।